हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम एचटेट पीजीटी फिजिक्स 2016 में जो फिजिक्स के क्वेश्चन थे उन्हीं के सॉल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे। देखिए क्वेश्चन, द एक्सेस प्रेशर फॉर टू सोप बबल्स आर इन रेशियो ऑफ 3:1। द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स इज। मीन्स हमें पता है कि कोई भी सोप बबल होता है उसके अंदर वाली साइड ज्यादा प्रेशर होता है एज कंपेयर टू बाहर वाली साइड के। मीन्स अगर ये कोई सोप बबल है, इसके बाहर की कंपेयर में अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है, और वो कितना ज्यादा होता है उसी को एक्सेस प्रेशर कहते हैं। सो एक्सेस प्रेशर फॉर सोप बबल कितना होता है? डेल्टा पी इज इक्वल टू 4s/r। एस क्या है? यहाँ पर सरफेस टेंशन है। आर क्या है? उस सोप बबल की रेडियस है। सो हमें दो सोप बबल्स का एक्सेस प्रेशर का रेशियो दिया गया है 3:1। मान लेते हैं दो सोप बबल है, एक की रेडियस r1 है, एक की रेडियस r2 है। इसके अंदर एक्सेस प्रेशर डेल्टा P1 है, इसके अंदर एक्सेस प्रेशर डेल्टा P2 है। सो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या गिवन है? डेल्टा P1 बाय डेल्टा P2 3:1 गिवन है, तो 3/1 गिवन है। और हमसे उनके वॉल्यूम का रेशियो पूछ रहा है, V1/V2 आपसे पूछ रहा है। सो देखिए, डेल्टा P जो है किसके इनवर्सली है? रेडियस के। सो डेल्टा P1 बाय डेल्टा P2 किसके इक्वल लिखा जाएगा? R2/R1 के। सो हमें डेल्टा P1 बाई डेल्टा P2 कितना गिवन है? 3/1। सो यहाँ पर R2/R1 किसके इक्वल आ जाएगा? 3/1। अगर R2/R1 3/1 है तो R1/R2 किसके इक्वल आएगा? 1/3 के। और हमसे V1/V2 पूछा जा रहा है, तो वॉल्यूम क्या होता है किसी भी बबल का? जो स्फेरिकल होता है, 4/3 पाई r क्यूब। तो V1 किसके इक्वल होगा? 4/3 पाई r1 क्यूब। और V2 किसके इक्वल होगा? 4/3 पाई r2 क्यूब। 4/3 पाई तो आपस में कट जाएंगे ये तो। और यहाँ पर क्या बचेगा? R1 की पावर 3, नीचे क्या बचेगा? R2 की पावर 3, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? R1/R2 की पावर 3 लिख सकते हैं पूरे की। और R1/R2 कितना है? 1/3। तो 1/3 की पावर 3 हो जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा? 1:27 आ जाएगा, क्योंकि 1 की पावर 3 1 ही होता है और 3 की पावर 3 27 होता है। तो ये क्या आएगा? 1/27 आएगा, जिसको हम 1:27 लिख सकते हैं। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ होल कोफिशिएंट इज। मीन्स आपसे होल कोफिशिएंट की यूनिट पूछ रहा है, क्या होगी? देखिए, जो होल कोफिशिएंट होता है जिसको हम आर एच से रिप्रेजेंट करते हैं, वो इक्वल टू होता है E/J/B। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। जे क्या है? करंट डेंसिटी है। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो न्यूटन पर कूलम भी हो सकती है या फिर वोल्ट पर मीटर भी हो सकती है। करंट डेंसिटी करंट बटे एरिया के इक्वल होता है। सो करंट डेंसिटी की यूनिट क्या होगी? एम्पियर बाय मीटर स्क्वायर, जिसको हम एम्पियर इंटू में मीटर की पावर -2 भी लिख सकते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो टेस्ला होती है। सो अब हम इन सभी यूनिट्स को यहाँ पर रख देते हैं, तो हमें होल कोफिशिएंट की यूनिट मिल जाएगी। और यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट यूज करेंगे वो यूज करेंगे वोल्ट पर मीटर, क्योंकि ऑप्शंस के अंदर वोल्ट और मीटर का यूज किया गया है। सो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या रखेंगे? वोल्ट पर मीटर रखेंगे। सो ऊपर क्या रखा जाएगा? वोल्ट पर मीटर रखा जाएगा। जे की यूनिट क्या है? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या है? टेस्ला। बट देखिए, ऑप्शन के अंदर टेस्ला यूज नहीं किया गया है। ऑप्शन के अंदर जो यूज किया गया है वो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट वेबर यूज करी गई है। सो हम टेस्ला को मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट है वेबर, उसकी टर्म में लिख लेते हैं। सो एक टेस्ला किसके इक्वल होता है? 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के।
सो यहाँ पर टेस्ला की जगह क्या रख देंगे, वेबर पर मीटर स्क्वायर रख देंगे। और यहाँ पर वोल्ट ऊपर रहेगा, मीटर नीचे आ जाएगा, एम्पियर नीचे रहेगा, मीटर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, और टेस्ला की जगह वेबर पर मीटर स्क्वायर रख देंगे। और फाइनली इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा वोल्ट मीटर क्यूब, एम्पियर -1, वेबर -1। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेव फंक्शन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन एज साई इक्वल टू 1/पाई ए की पावर 3 और इस सारे की पावर 1/2 ई की पावर -r/a। और आपसे पूछ रहा है एवरेज वैल्यू ऑफ आर, मीन्स आपसे एवरेज वैल्यू ऑफ आर पूछ रहा है, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ग्राउंड स्टेट के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। सो स्मॉल एन किसके इक्वल होगा, 1 के। स्मॉल एन क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। सो ग्राउंड स्टेट के लिए एन की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है वो 0 से स्टार्ट होकर के n-1 लग जाती है और 1 का इंक्रीमेंट होता है। मीन्स एल की वैल्यू जो है 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन n-1 लग होती है और कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। और n की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 - 1 कितना आ गया, 0। तो एल की वैल्यू सिर्फ क्या होगी, 0 होगी। मीन्स एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होगी, ओनली 0 के इक्वल होगी। और ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है वो -L2 + L लग होती है और इंक्रीमेंट जो है 1 का होता रहेगा। सो यहाँ पर जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है जिसको हम स्मॉल m या स्मॉल m के नीचे छोटा सा l लिख देते हैं, वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। क्योंकि l की वैल्यू 0 है तो -02 + 0 तो 0 ही रहेगा ओनली। तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। सो हम कह सकते हैं ग्राउंड स्टेट के लिए n की वैल्यू कितनी होती है, 1, l की वैल्यू कितनी होती है, 0, m की वैल्यू कितनी होती है, 0। देखिए इन जनरल जो हम वेव फंक्शन रिप्रेजेंट करते हैं वो हम साई एन एल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर एन क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और एम क्या होता है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ग्राउंड स्टेट के लिए एन की वैल्यू 1 होती है, एल की वैल्यू 0 होती है, एम की वैल्यू 0 होती है। सो यहाँ पर हम n की जगह 1 रख देते हैं, l की जगह 0 रख देते हैं, m की जगह 0 रख देते हैं, तो हमें ये वेव फंक्शन किसका मिल जाएगा, ग्राउंड स्टेट का मिल जाएगा। और हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट का जो वेव फंक्शन होता है वो इक्वल टू होता है 1/पाई a0 की पावर 3 और इस सारे का स्क्वायर इनटू में e की पावर -r/a0। यहाँ पर a0 क्या होता है, बोर रेडियस होता है। और देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें a0 की जगह क्या गिवन है, a गिवन है। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो हमें a0 की जगह कितना गिवन है, a गिवन है। और हमें याद रखना है आर की जो एवरेज वैल्यू है या फिर एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो इक्वल टू होती है a0/2 3n² - l इंटू में l+1। यहाँ पर n की जगह कितना रख देंगे, 1, l की जगह कितना रख देंगे, 0, और a0 की जगह क्या लिख देंगे, a लिख देंगे। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें a0 न दे करके a गिवन है, तो यहाँ पर a/2 हो जाएगा, 3 गुणा में 1 का स्क्वायर 1 और ये 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3/2 a आ जाएगा। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइडेंटिकल वेव्स ईच ऑफ इंटेंसिटी आई नोट इंटरफेयर ईच अदर, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटीज इफ इंटरफेरेंस इज कोरेंट एंड इनकोरेंट। मींस एन आइडेंटिकल वेव्स है, हर एक की इंटेंसिटी आई नोट है, एक दूसरे के साथ इंटरफेयर हुई है
तो मैक्सिमम इंटेंसिटीज का रेशियो बताओ जब इंटरफेरेंस कोहेरेंट हो और इनकोहेरेंट हो। मीन्स आपसे आई मैक्स कोहेरेंट बटे में आई मैक्स इनकोहेरेंट पूछा जा रहा है। देखिए, अगर आपको I1, I2, I3 एंड सो ऑन इंटेंसिटीज की वेव्स गिवन हो तो कोहेरेंट इंटरफेरेंस के दौरान मैक्सिमम इंटेंसिटी जो आएगी वो इक्वल टू होगी √I1 प्लस √I2 प्लस √I3 एंड सो ऑन, और इस सारे का स्क्वायर। और इन कोहेरेंट इंटरफेरेंस के दौरान जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी वो इक्वल टू होगी I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड सो ऑन। और देखिए, क्वेश्चन के अंदर हमें एन आइडेंटिकल वेव्स गिवन है और हर एक वेव की जो इंटेंसिटी है वो आई नोट है। अगर हम फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी I1 ले, सेकंड वेव की इंटेंसिटी I2 ले, थर्ड वेव की इंटेंसिटी I3 ले और nth वेव की इंटेंसिटी IN ले, तो सभी वेव की इंटेंसिटी इक्वल होगी और वो किसके इक्वल होगी? आई नोट के इक्वल होगी। सो हम कह सकते हैं कि I1, I2, I3, IN सभी आपस में इक्वल होंगे और वो आई नोट के इक्वल होंगे। और मैक्सिमम इंटेंसिटी जो आएगी कोहेरेंट इंटरफेरेंस से वो इक्वल टू होगी अंडर द रूट आई नोट प्लस अंडर द रूट आई नोट एंड सो ऑन, ये n टाइम्स आएगा और उसका कंप्लीटली क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। और ये अंदर कितना बन जाएगा? n अंडर द रूट आई नोट और उसका क्या है? होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा? n स्क्वायर आई नोट बन जाएगा। और मैक्सिमम इंटेंसिटी जो आएगी इन कोहेरेंट इंटरफेरेंस से वो इक्वल टू होगी आई नोट प्लस आई नोट n टाइम्स, तो n आई नोट हो जाएगी। तो इनका जो रेशियो आएगा वो इक्वल टू आ जाएगा n स्क्वायर आई नोट बटे में n आई नोट। आई नोट से आई नोट कट गया, एक n से एक n कट गया, तो एक n बच गया। तो इसका जो आंसर होगा वो डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर of focal length 10 centimeter. The image produced is virtual and inverted, real and erect, real inverted and diminished, real inverted and of the same size of the object। देखिए, आपको कनकेव मिरर गिवन है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और उसके फ्रंट में एक ऑब्जेक्ट रखा गया है जो कितनी दूरी पर है? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। और हमें पता है कनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है। सो कनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है वो माइनस का 10 ली जाएगी। तो फोकल लेंथ कितनी होगी कनकेव मिरर की? माइनस का 10 सेंटीमीटर, जिसको हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। सो स्मॉल f किसके इक्वल होगा? माइनस का 10 सेंटीमीटर। और याद रखिए ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा नेगेटिव ली जाती है। सो u कितना होगा? माइनस का 20 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर दूर रखा गया है कनकेव मिरर से। सो u कितना है? माइनस का 20 सेंटीमीटर। तो हम क्या निकाल लेते हैं? इमेज की डिस्टेंस निकाल लेते हैं, मतलब हम v निकाल लेते हैं और उसकी जो लीनियर मैग्निफिकेशन आएगी m वो निकाल लेते हैं। v से तो हमें ये पता लग जाएगा कि इमेज कितनी दूर बनेगी और m से हमें ये पता लग जाएगा कि वो इन्वर्टेड होगी, इरेक्ट होगी और कितना साइज होगा उसका, डैमनिस्ड होगी या अनलार्ज होगी या फिर सेम साइज की होगी। देखिए, फ्रॉम मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, यहाँ से 1/v किसके इक्वल आ जाएगा? 1/f माइनस 1/u। अब हम यहाँ पर f और u की वैल्यू पुट कर देते हैं। f की वैल्यू क्या है? -10 और u की वैल्यू क्या है? -20। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? माइनस का 1/10 प्लस का 1/20। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा? 20। यहाँ पे क्या हो जाएगा? -2 प्लस का 1
तो 1/v किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस का 1/20। तो v कितना आ जाएगा, माइनस का 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इमेज की जो डिस्टेंस है मिरर से वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। और उसी साइड है जिस साइड ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है और माइनस लगा हुआ है, तो इमेज उसी साइड बनी है जिस साइड ऑब्जेक्ट है। और अगर हम इसका लीनियर मैग्निफिकेशन निकालें, जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, वो इक्वल टू होता है माइनस का v/u। यहाँ पर v क्या है, माइनस का 20 सेंटीमीटर, और u क्या है, माइनस का 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर पुट करेंगे तो ये तो आपस में कट जाएंगे, तो लीनियर मैग्निफिकेशन किसके इक्वल आ जाएगी, माइनस का 1 के इक्वल आ जाएगी। और यहाँ पर लीनियर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आई है, इसका मतलब जो इमेज बनी है वो इन्वर्टेड बनी है। और इन्वर्टेड इमेज मोस्टली क्या होती है, रियल होती है। मींस मिरर और लेंसेज के लिए जो इन्वर्टेड इमेज होती है हमेशा रियल होती है। सो जो इमेज होगी वो रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। और मोड जो होगा लीनियर मैग्निफिकेशन का वो 1 के इक्वल होगा। इसका मतलब इमेज जो है सेम साइज की बनी है जो ऑब्जेक्ट का साइज था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन, देन विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटीज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन विल रिमेन कांस्टेंट। मींस एक इलेक्ट्रॉन है जो परपेंडिकुलर एंटर कर गया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो पूछ रहा है कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी इलेक्ट्रॉन की, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। देखिए हम जानते हैं जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर एंटर करता है तो वो सर्कुलर पाथ में मूव करने लग जाता है। और उसकी जो मोशन होगी सर्कुलर पाथ में वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड जो है वो तो कांस्टेंट रहती है और डायरेक्शन जो है वो चेंज होती रहती है। सो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी जो है चेंज होगी। सो स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहेगी बट जो वेलोसिटी है वो चेंज होगी। सो अगर हम बात करें स्पीड की, वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी, एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो भी कांस्टेंट रहेगा, लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहेगा, एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो भी कांस्टेंट रहेगा। मींस ये सभी क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। लेकिन डायरेक्शन जो है पार्टिकल की, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, लीनियर मोमेंटम, ये सभी चेंज होंगे। सो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी इन चारों में से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। बट हम इसके साथ साथ ये भी पढ़ लेते हैं कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वो जीरो होगा। सेंट्रीबिटल एक्सेलरेशन या फिर रेडियल एक्सेलरेशन जिसको हम ए सी से रिप्रेजेंट करते हैं वो वी स्क्वायर बाय आर होगा, जिसको हम ओमेगा स्क्वायर आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, क्योंकि वी कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है। और एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, जीरो होता है, क्योंकि ओमेगा चेंज नहीं होता। ओमेगा चेंज नहीं होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो होगा। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ करंट इन अ बल्ब इज डिक्रीज्ड बाय 5%, देन पावर विल बी डिक्रीज्ड बाय 20%, 10%, 5%, 2.5%। देखिए अगर हमें कोई बल्ब गिवन हो और उस बल्ब के फिलामेंट की जो रेजिस्टेंस होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। मींस बल्ब के फिलामेंट की जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट होगी।
और पावर जो होती है उसका फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाय आर, या फिर v इंटू आई। और यहाँ पर करंट की बात हो रही है क्योंकि हमें क्वेश्चन में करंट में डिक्रीज गिवन है, तो पावर का हम कौन सा फॉर्मूला लेंगे, आई स्क्वायर इंटू आर वाला। और हमें जो डिक्रीज दे रखा है करंट में वो 5% गिवन है। तो अगर चेंज या फिर एरर 5% से कम या 5% के इक्वल हो तो आप एरर एनालिसिस को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। परसेंटेज चेंज इन पावर इक्वल टू 2 आगे आ जाएगा, परसेंटेज चेंज इन करंट प्लस परसेंटेज चेंज इन आर। और आर तो कांस्टेंट है, तो परसेंटेज चेंज कितना होगा, रेजिस्टेंस में 0 होगा। तो क्या लिखा जाएगा, परसेंटेज चेंज इन पावर इक्वल टू 2 इंटू में परसेंटेज चेंज इन करंट। 5% है तो परसेंटेज चेंज इन पावर क्या आ जाएगा, 10%। यहाँ पर जो डिक्रीज है करंट में वो 5% गिवन था, तो पावर में डिक्रीज कितना होगा, 10% होगा। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ करंट आई इज फ्लोइंग इन अ स्क्वायर कोयल ऑफ साइड ए, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कोयल इज। मीन्स एक स्क्वायर कोयल है जिसकी साइड ए है और उसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए, अगर फाइनाइट करंट कैरिंग स्टेट वायर हो, मींस फाइनाइट लेंथ की है और करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर से, और स्टेट वायर है और इससे परपेंडिकुलर डी डिस्टेंस के ऊपर हमें इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा पी पॉइंट पर वो इक्वल टू होगा म्यू नॉट आई बटे में 4 पाई डी। डी क्या है, इस पॉइंट की वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इनटू में साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। थीटा 1 और थीटा 2 क्या है, जो ये एंड पॉइंट है फाइनाइट वायर के, उन्होंने कितना एंगल बनाया है इस पॉइंट के ऊपर। मान लेते हैं इस एंड ने थीटा 1 एंगल बनाया है और इस एंड ने थीटा 2 एंगल बनाया है पी पॉइंट पर। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा पी पॉइंट पर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। और यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो परपेंडिकुलर टू पेपर होगी और अंदर की तरफ होगी, जिसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें एक स्क्वायर कोयल गिवन है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है और उस स्क्वायर कोयल के साइड की लेंथ कितनी है, ए है, और आपसे उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है। देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं सेंटर पर और उसको 4 से गुणा कर देंगे, तो इन चारों वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा सेंटर पर। तो ओवरऑल अगर हम एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालकर 4 से गुणा कर दें तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा सेंटर के ऊपर। तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना होगा, 4 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर। और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एक वायर की वजह से है। देखिए यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, एक वायर ले लेते हैं, मान लेते हैं हमने ये वाली ले ली, इसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है और यहाँ पर सेंटर को हम सी मान लेते हैं, तो इसके सेंटर पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सी पर। और सी की जो दूरी होगी वायर से वो a/2 होगी, मतलब स्मॉल डी किसके इक्वल आ गया, a/2 के इक्वल आ गया। और ये एंड जो एंगल बनाएंगे सेंटर पर वो 45 डिग्री और 45 डिग्री के बनाएंगे। सो थीटा 1 भी 45 डिग्री आ गया, थीटा 2 भी 45 डिग्री आ गया। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। डी की जगह a/2 रख दिया, साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है। तो इनकी वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी, म्यू नॉट आई अपॉन ये क्या हो जाएगा 2 पाई ए हो जाएगा, 2 से ये 4 कट जाएगा तो यहाँ पर 2 रह जाएगा,
1/√2 प्लस 1/√2, ये क्या हो जाएगा 2/√2 हो जाएगा। और यहाँ पर इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 गुणा √2, तो एक √2 से एक √2 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बच जाएगा, √2 बच जाएगा। तो √2 म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। और इसको हम क्या करेंगे, अब 4 से गुणा कर देंगे, तो सेंटर पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। और यहाँ पर ये 2 इस 4 को काट देगा 2 पर, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा सेंटर पर, 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। मीन्स इनमें से कौन सी वेव वैक्यूम के अंदर ट्रेवल नहीं कर सकती। एक्सरे, अल्ट्रासोनिक वेव, इंफ्रारेड्स, ऑल ऑप्शन आर रॉन्ग। देखिए जो एक्सरे होती है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जो वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है। अल्ट्रासोनिक वेव जो होती है वो साउंड वेव होती है जिनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो ये वेव जो होगी इनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत होगी, ये वैक्यूम में नहीं चल सकते। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। इंफ्रारेड वेव्स क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है जिनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है। देखिए अब हम इनके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरे, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव्स, गामा रेज, अल्ट्रावॉल्यूट वेव्स, रेडियो वेव्स, विजिबल वेव्स, ये सभी जो वेव्स होती है इनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। बट साउंड जो एक वेव होती है उसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। साउंड को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इंफ्रासोनिक, ऑडियोबल, अल्ट्रासोनिक। इंफ्रासोनिक साउंड वो साउंड होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है। ऑडियोबल साउंड वो साउंड होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज लग होती है और ह्यूमन बींग्स इसी साउंड को सुन सकता है। अल्ट्रासोनिक साउंड वो साउंड होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। सो अल्ट्रासोनिक साउंड जो है एक साउंड वेव है जिसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।